सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है द बिगनिंग्स ऑफ इंग्लिश। देखिए, बिगनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले ओल्ड, मिडिल एंड लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड्स के बारे में बात की जाती है, जिनको मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सीरीज़ में अलग अलग एक्सप्लेन किया था कि हर पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह वगैरह। सो आज की वीडियो में हम उन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इन पीरियड्स के बाद हुई। आज की वीडियो में हम वुमेन्स राइटिंग पे फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे जाने से पहले मैं आपको ये दो कोट्स दिखाना चाहता हूँ। एक लिटरेचर स्टूडेंट के पास क्रिटिकल स्टडी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इन कोट्स को देख के मुझे बताइए कि इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। मैंने इनका फॉन्ट क्यों ऐसा रखा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी इन डेप्थ स्टडी कर पाते हैं बिटवीन द लाइंस। मुझे कमेंट्स में जवाब लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इन कोड्स के बारे में। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का जो है आइडिया आ जाए कि इंग्लैंड में हो क्या रहा था 1066 एडी तक। यानी कि जब तक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ इंग्लैंड तक, तब तक कौन से इवेंट्स जो है वो अनफोल्ड हो रहे थे इंग्लैंड में। तो अगर हम सबसे पहला इवेंट देखें तो 410 एडी में रोमन लीजन्स ब्रिटेन से निकाल दिए जाते हैं। अब रोमन लीजन्स क्यों वहाँ होते हैं? बिकॉज 410 एडी तक हम देखते हैं कि जो रोमन एम्पायर है, जो रोमन फोर्सेस है, वो कंटिन्यूसली इन्वेड कर रही होती है इंग्लैंड पे, इनके जो ट्राइब्स होते हैं वहाँ पे। एंड उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो ट्राइबल लीडर होता है, जो किंग होता है इंग्लैंड में उस टाइम का, किंग ऑसवर्ड, उन्हें जो है अबडक्ट करके रोम ले जाया जाता है एज अ प्रिजनर बाय द रोमन फोर्सेस। ठीक है, तो दैट मार्क्स एज अ विन फॉर द रोमन्स। ठीक, तो 450 एडी में एंग्लो सैक्सन एंड जूटिश इन्वेजन्स होते हैं। ये इन्वेजन्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी से होते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद जो है अर्ली 6th सेंचुरी में किंग आर्थर की सपोज रेन चल रही होती है 537 एडी तक। अब मैंने सपोज क्यों कहा, मैंने वो इसीलिए कहा बिकॉज मैंने आपको पिछले वीडियोस में किंग आर्थर के बारे में कहा है कि उनके बारे में एक लेजेंड है, वो एक स्टोरी मानी जाती है उनके बारे में कि वो एक जस्ट रूलर थे इंग्लैंड के, जिनने एक मिथिकल वेपन जो है सोर्ड ऑफ पावर उसको वील्ड किया वगैरह वगैरह। तो इसलिए सपोज्ड वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया बिकॉज एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि हाँ सच में भी है कोई ऐसा आर्थर नाम का बंदा जिसने रूल किया। बट बेस्ड ऑन स्टोरीज, बेस्ड ऑन दी ऑरल स्टोरीज एंड जो स्टोरीज ट्रांसमिट हुई, हमको फिर पता चला कि ऐसे किंग आर्थर के नाम से भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट किंग गुजरे हैं। बस इट्स जस्ट अ लेजेंड। ठीक है, तो 597 में एस्टैब्लिशमेंट होता है सेंट ऑगस्टिन क्रिश्चियन मिशन का कैंटरबरी में। 793 एडी से लेकर 95 एडी तक वाइकिंग इन्वेजन्स होते हैं, स्पेसिफिकली डैनिश और नॉर्वेनियन वाइकिंग्स। ये इन्वेजन्स जो होते हैं वो स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंग्लैंड में होते हैं। ठीक है, उसके बाद 802 एडी में इंग्लैंड यूनाइट हो जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग एग्बर्ट ऑफ वेसेक्स। फिर 9th सेंचुरी में फिर से डैनिश इन्वेजन्स होते हैं एंड जो ईस्टर्न इंग्लैंड होता है ना, इस बार उसको ऑक्यूपाई कर दिया जाता है। फिर 885 में पार्टीशन ऑफ इंग्लैंड होता है अंडर द कमांड ऑफ किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि उनका कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल के हिसाब से, ट्रांसलेशंस के हिसाब से। ठीक है, बोथ हिज कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी को उन्होंने ट्रांसलेट किया, सबसे लंबा वर्क जो रहा है उनका। तो 917 एडी टू 926 एडी इंग्लैंड जो है वो वापस अपनी डैनिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को कनकर कर लेता है। ठीक है, तो 1013 एडी में डैनिश कॉन्क्वेस्ट हो जाता है, जिसकी मोनार्की 1016 से लेकर 1042 एडी तक चलती है। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली 1066 एडी सबसे बड़ा गेम चेंजर, सबसे बड़ा चेंजिंग टाइम इंग्लैंड के हिसाब से। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिससे इंग्लैंड का फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब होता क्या है, इनमें कौन से इवेंट्स हैं जो उस फ्यूचर को डिसाइड करते हैं इंग्लैंड के लिए? तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो इंग्लिश किंग होते हैं एडवर्ड द कन्फेसर, उनकी डेथ हो जाती है एंड किंग हैरल्ड जो है उनको किंग बना दिया जाता है बाय इलेक्शन, जिन्हें किंग हैरल्ड गॉडविनसन भी कहा जाता है। अब इसीलिए गॉडविनसन बिकॉज इनके फादर का नाम जो था वो गॉडविन था, तो इसलिए इनको कभी कभी किंग हैरल्ड सन ऑफ गॉडविन भी कहते थे। ठीक है, तो नॉर्वेनियन फोर्सेस जो थे उन्हें स्टैमफोर्ड ब्रिज के पास हरा दिया जाता है, जो कि यॉर्क के नज़दीक है एक जगह।
अब ध्यान रखना कि ये जो यॉर्क है ना, ये काउंटी है प्रेजेंट डे इंग्लैंड की। इसे न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में, उसके साथ कंफ्यूज नहीं कर लेना। काउंटी होती है लाइक ऐसा मानो कि जो कंट्री साइड जो विलेजेस वगैरह होती है ना, उसी में जो टाउन्स वगैरह होते हैं तो उनको काउंटीज कहते हैं। तो इंग्लैंड की अपनी अपनी हर कोई काउंटी है। यॉर्क है, यॉर्कशायर है, इसी इसी तरीके से बाकी बाकी भी जो काउंटीज है, ठीक है। तो इसी तरीके से यॉर्क भी एक काउंटी है। तो वहीं पे जो स्टैमफोर्ड ब्रिज है, उसी के नज़दीक जो नॉर्वेनियन फोर्सेस है उनको डिफीट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो है सबसे बड़ा इवेंट होता है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 एडी, जिसमें हैरल्ड जो है विलियम द कनकरर के हाथों मारे जाते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। एंड इंग्लैंड जो है वो नॉर्मन कंट्रोल के अंडर आ जाता है। दैट मीन्स कि फ्रेंच डोमिनेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब नॉर्मन नाम इसीलिए है क्योंकि विलियम द कनकरर जी जो थे वो फ्रांस की एक जगह जो है नॉर्मैंडी, तो उस जगह से आए थे। ही बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, जो है वुमेन्स वॉइसेस या वुमेन्स राइटिंग इन द बिगिनिंग्स ऑफ इंग्लिश। सबसे पहली वुमेन राइटर जिनकी बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, उनका नाम है मैरी डी फ्रांस। ये एक इंग्लिश राइटर थी जो लेट 12th सेंचुरी में लिखा करती थी। इन्होंने 12 लेस के नाम से एक वर्क लिखा है जो कि एक सीरीज ऑफ रोमांसेस है बेस्ड ऑन अनरिटन ब्रेटन सॉन्ग्स। अब ब्रेटन सॉन्ग्स क्या हैं? ब्रेटन सॉन्ग्स जो हैं वो आज की लैंग्वेज में ब्रिटेन सॉन्ग्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड के जो फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं उनके बेसिस पे जो वर्क लिखा गया है वही है 12 लेस। एक और फीमेल वॉइस हमें देखने को मिलती है उस टाइम पे, जिनका नाम ह्रोत्सविस्ता था। ये एक 10th सेंचुरी एबेस थी फ्रॉम सैक्सनी। एबेस का मतलब नन्स की जो हेड होती है ना, उसी टाइप का एक पोस्ट होता है रिलीजियस कम्युनिटी में। इन्हें पहला वुमेन राइटर माना जाता है यूरोप का। इनका एक वर्क है एनक्रेन विसे, या जिसे एनक्रेन रेवले भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बुक थी जो एडवाइस देती थी कि हाउ टू लिव लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जैसे मैंने कहा, देखो जैसे हम इसका नाम ही देखेंगे इस टेक्स्ट का, तो ये जो रेवले है ये रूल जैसा साउंड कर रहा है ना, सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, सम काइंड ऑफ अ वे आउट कि तुमको कैसे ज़िंदगी जो है गुजारनी है। अगर आपको याद होगा, मैंने जब हेजियोग्राफीज़ की बात की थी सबसे पहले वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन में, तो मैंने कहा था हेजियोग्राफीज जो है सेंट्स की बायोग्राफीज इसीलिए लिखी जाती है ताकि लोगों को दिखा सके कि अगर आप इस पर्टिकुलर बायोग्राफी पे चलोगे, को पढ़ोगे आप, एंड इस सेंट की लाइफ आप गुजारने की कोशिश करोगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, ठीक है। वो इंस्पिरेशन काइंड ऑफ फील कराने की कोशिश करे। तो सेम वे में ये बुक भी जो है, ये भी एज ए इंस्ट्रक्शनल बुक लिखी गई थी, एडवाइस के लिए लिखी गई थी। ये बुक जो है सबसे पहले नन्स की तरफ डायरेक्ट की गई थी ताकि उनके मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ को मेंटेन रखा जा सके। बाद में ये वुमेन्स राइटिंग के लिए भी लिखी गई है, उसके लिए भी प्रिंट की गई बुक। ये बुक अल्टीमेटली वन ऑफ द मेन टेक्स्ट बन गई 13th सेंचुरी की। एंड इसकी डेट्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 1225 एडी के आसपास की हैं। नेक्स्ट सेंचुरी में हमें क्रिस्टीन डी पिसान के नाम से एक वुमेन का नाम सामने आता है जो फ्रांस की थी। ये पहली वुमेन थी जो कि एक फुल टाइम प्रोफेशनल राइटर बनी। ये वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने अथॉरिटी ऑफ मेंस राइटिंग को क्वेश्चन किया फॉर देयर मिसोजिनी एटसेट्रा। मिसोजिनी मीन्स जब वुमेन को ना एकदम डिग्रेडेड टर्म्स में बताया जाता है, उनका वो छोटी छोटी जो उनकी वाइसेस होती है उनको पिक करके फिर उनको बड़ा एकदम एक्सप्लेन करके कहा जाता है कि वुमेन ऐसी होती है, वैसी होती है, एरर ऑफ जजमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब वुमेन को लोअर स्टेटस दैन मैन दिखाया जाता है इन ए वेरी नेगेटिव सेंस, तो उसे मिसोजिनी कहते हैं। इनकी जो बुक है द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज, इसमें ये एक मेल वर्क जो है लेमेंटेशंस ऑफ मैथियलस, जिसके डेट्स 1371 एडी हैं, उसे एज ए मिसोजिनिस्ट सटायर का नाम देती हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप चौसर की कैंटरबरी टेल्स देखेंगे तो वहाँ भी वाइफ ऑफ बाथ, जिनके बारे में मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि वो कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नेट एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है, एंड ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से भी। तो कैंटरबरी टेल्स का भी मैंने कहा था कि उसमें क्या होता है, वो सब जो भी स्टोरीज वो सुनाते हैं। तो जो चौसर की कैंटरबरी टेल्स हैं वहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि वाइफ ऑफ बाथ भी जो है ना वो भी इसी पर्टिकुलर वर्क जो लेमेंटेशंस ऑफ मैथियलस है इसके बारे में बात करती हैं। उसे एक मिसोजिनिस्ट जो लुक है उसको क्रिटिसाइज करती हैं। क्रिस्टीन का एक और वर्क है मॉरल प्रोवर्ब्स ऑफ क्रिस्टीन, जिसे एंथनी वुडविल ने ट्रांसलेट किया है एंड कैक्सटन ने 1478 में प्रिंट किया है। ये पहला रिटन वर्क था बाय अ वुमन टू बी प्रिंटेड बाय इंग्लैंड, दैट टू बाय कैक्सटन। देखो ये पहला अभी तक का वर्क था जिसे इंग्लैंड में प्रिंट किया गया था,
लेकिन एक वुमन का वर्क था, और वो भी कैक्सटन ने पहली बार एक वुमन का वर्क जो है प्रिंट किया था। यही वो वर्क है जहां हमें ऑथरेस वर्ड पहली बार देखने को मिलता है, एंड पहली बार जो ये वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखो अभी तक जितने भी वर्क थे ना, जो भी था, सब जगह ऑथर ऑथर ऑथर, वो ना एक मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव रखा जाता था, एक मेल डोमिनेटेड सिनेरियो रखा जाता था कि इवन दो अगर लड़की भी लिख रही है, एक वुमन भी लिख रही है, तो स्टिल ऑथर ही आपको यूज़ करना है, ऑथरस नहीं। ऑथरस कहाँ, ये थोड़ा ठीक, लेकिन ये ऐसा वर्क है मॉरल प्रोवर्ब्स ऑफ क्रिश्चियन जहाँ पहली बार हमें द वर्ड ऑथरस सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, एंड उसी के बाद से जो ऑथरस वाला एक मेल अथॉरिटी भी जो है वो सामने आती है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब कैक्सटन से कई साल पहले हमें मैरी जो है उनकी जो मैरी डिफरेंस है उनके 12 लेज की एक ग्रोइंग रीडरशिप देखने को मिलती है, एंड उन बुक्स की भी जो इंस्ट्रक्शनल बुक्स, जैसे कि मैंने कहा है ज्योग्राफीज वगैरह, जो भी ये इंस्ट्रक्शन बुक्स देखी जाती थी एडवाइस के लिए, डिवोशन वाली बुक्स एंड विजनरी राइटिंग के लिए जो लिखी गई हों, जैसे कि जो रिलीजन के बेसिस पे सोशल मॉरल, ठीक है, या फिर ऐसा बिलीफ सिस्टम, उस सब को चीज़ों को लेके जो भी बुक प्रिंटिंग की जाती थी। बिकॉज मैंने कहा था अर्लियर टाइम से रिलीजन रीडिंग, रिलीजन राइटिंग का बहुत एक वो ना रिलीजियस लिटरेचर का बहुत इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए ये काइंड ऑफ जो बुक्स है ना, इंस्ट्रक्शन, डिवोशन, विजनरी राइटिंग, तो उनकी रीडरशिप बहुत बहुत हाई लेवल की होती थी अर्ली टाइम्स में। तो जूलियन ऑफ नॉर्विच, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये कहा था ना कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है एज फार एज रिलीजियस राइटिंग इज कंसर्न। तो उन्हें एट द एज ऑफ 30 विजन्स आने लग गए थे जब वो अपने डेथ बेड पे थी, एंड एक मिरेकलस रिकवरी के बाद वो एक नन बनती है, ठीक है। तो वो इन्हीं विजन्स को दिमाग में रख के सवाल पूछने लग जाती हैं, एनालिटिकल डिस्कशंस करने लग जाती हैं विद अदर पीपल अबाउट फेथ, सिन एंड द मदरहुड ऑफ गॉड, कि मतलब फेथ क्या है, रिलीजन क्या है, ईमान क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, राइट, मदरहुड ऑफ गॉड, गॉड कैसे हमको हमारी केयर करता है, वो कैसे हमारे लिए प्रोवाइड करता है, तो उस चीज़ के जो उन चीज़ों पे वो सवाल करने लगी, एनालिटिकल डिस्कशंस करने लगी। देखो ये बड़ा हाई लेवल का चीज़ है, बिकॉज यूजुअली एक जो फिलोसफिकल डिस्कशंस जो होते हैं ना, ये अक्सर मतलब इनको एट्रीब्यूट नहीं किया जाता था फीमेल्स के साथ। फीमेल्स को हमेशा वो एक लोअर नज़र से देखा जाता है कि ये कहाँ इस लेवल का पढ़ पाएंगी, इसलिए शायद उन्हें पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती थी कि ये कहाँ सोच पाएंगी, इनके पास कहाँ दिमाग है वगैरह वगैरह, वो जो मेंटालिटी लेके चलते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एक चेंजिंग फैक्टर हमको लगता है कि नहीं, ऐसी भी एक औरत है जो इस लेवल ऑफ फिलोसफी पे सोच रही है, इस लेवल ऑफ डिस्कशन पे बात कर रही है, ठीक है। वो एक कंक्लूजन पैसेज लिखती हैं जिन जो उन्हें मिडिल इंग्लिश में लिखी है। तो मैंने वो पैसेज आपके सामने रखी है इस लेक्चर में ओरिजिनल राइटिंग में, जो ओरिजिनल राइटिंग वाली है, एंड उसके साथ साथ मिडिल इंग्लिश वर्ड्स का जो प्रेजेंट ट्रांसलेशन है उसमें वो भी आपके साथ ही रखा है वहीं पे उन वर्ड्स के साथ ही, ताकि आपको जो है पढ़ने एंड समझने में आसानी हो। इस पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं जूलियन इस पैसेज में क्या कहती है। तो वो ये कहती है कि मुझे ये सिखाया गया था कि मोहब्बत जो है, प्यार जो है, वो हमें हमारे लॉर्ड यानी कि खुदा से जोड़ती है। किसी को मोहब्बत से ट्रीट करना हम खुदा की दी गई ड्यूटी समझते थे, जो आज भी, हाँ, आप अक्सर सुनते हैं ना कि लव इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, हर किसी की कदर करनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऊपर वाले ने हमें दिल इसीलिए दिया है ताकि सबके साथ हम प्यार से अच्छे से पेश आ सके वगैरह वगैरह। इसके बाद वो कहती हैं कि मैंने सही में ये देखा कि हमें बनाने से पहले गॉड ने हमें मोहब्बत दी, हमें प्यार दिया, हमें अपने करीब रखा ताकि हम में उनका अक्स दिखे, यानी उनकी रिफ्लेक्शन दिखे। ये वो मोहब्बत है जो ना कभी ख़त्म हुई और ना कभी ख़त्म होगी, और यही वो मोहब्बत है जिसके ज़रिए उनसे हमारे लिए ये सब दुनिया बनाई, आसमान, खाना पीना वगैरह, और ये सब हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाए। यही वो प्यार है जो हमारी ज़िंदगी को एटर्नल बनाता है, यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाली, हमेशा के लिए चलने वाली, क्योंकि हमारी सोल उन्हीं से जुड़ी हुई है ना। वो कॉन्सेप्ट जो है सोल एंड ओवर सोल का, मरने के बाद जो हमारी सोल है वो जो गॉड है उसकी सोल के साथ वापस जुड़ जाएगी, बिकॉज हम उसी में से निकलेंगे। हमारे बनाने में हमारी एक शुरुआत थी, लेकिन जिस मोहब्बत से उसने हमें बनाया वो हमेशा से उनके पास है, और ये उनका एक कभी ना ख़त्म होने वाला विजन है, और इसी एंडलेस विजन में हमारी शुरुआत है, और हमारी ज़िंदगी का खात्मा उनके साथ एक नई ज़िंदगी और दुनिया की शुरुआत होगी जो जीसस हमें देंगे। आमीन।
यानी कि वही आफ्टर लाइफ के बारे में बात करती है कि मतलब ये जो कनेक्शन है हमारे, ये वहीं से मान के आया है, इटर्नल लेवल से ही, ठीक है, पहले से ही गॉड से ही हमारे साथ कनेक्शन है। एंड हम जब मर भी जाएंगे, इवन तो हमारी बॉडीज वगैरह जो डिकम्पोज हो जाएंगी, लेकिन स्टिल हमारा जो कनेक्शन है उनके साथ सोल का, वो वापस जुड़ जाएगा। तो एक तरफ से हमारी डेथ तो होगी यहाँ वर्ल्ड में, लेकिन वो हमारी एक नई लाइफ जो होगी आफ्टर लाइफ में, उसका एक स्टार्ट होगी, उसका एक शुरुआत होगी, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद एक और फीमेल राइटर है मार्गरी कैम्प के नाम से, जो एक ओरिजिनल राइटर हैं जैसे कि क्रिश्चियन डी पिसान, लेकिन जूनियर जैसी स्पिरिचुअल एश्योरेंस के बगैर, ठीक है। यूं कहे तो इन दोनों का कॉम्बो थी ये। इन्होंने अपना वर्क द बुक ऑफ मार्गरी कैम्प दो मैन जो हैं उन्हें डिक्टेट किया, क्योंकि इनको ना ही लिखना ना पढ़ना आता था, लेकिन उनकी वुमन वॉइस हमें लाउड एंड क्लियर देखने को मिलती है कई सेंचुरीज बाद भी। उनकी जो रेवलेशंस थी, उनके साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड की, उनके चाइल्डहुड ड्रामास की, उनकी जो इंटेंस सेक्सुअल डिजायर्स है जो अनटिल हर मैच्योरिटी थे, और जो उन्होंने लाइफ जी है कंटेम्पलेशन की, सोच विचार की, जो भी उनकी फिलोसफिकल अंदर ये चला है थ्रू आउट ऑफ हर लाइफ, तो उस बारे में हमें देखने को मिलता है उनके वर्क में। वो अपने आप को द क्रिएचर का नाम देती हैं अपने वर्क में, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बुक को अपना ही नाम देती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। एक तरफ से वो अपनी आइडेंटिटी जो है, वो वुमन वाली आइडेंटिटी नहीं दे रही है वर्क में, वो द क्रिएचर रख रही है अपना नाम, लेकिन वहाँ से टाइटल भी जो है वो अपना ही नाम रख रही है, द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प, ठीक। तो डैनियल डिफो जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, हम आगे इनके बारे में जब बात करेंगे तो उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मोल फ्लैंडर्स। तो डैनियल डिफो की जो मोल फ्लैंडर्स वाली वर्क है, उनमें भी हमें देखने को मिलता है कि वो जो वुमन होती है खुद को द क्रिएचर के नाम से ही वाली आइडेंटिटी जो है उससे खुद को रेफर करती है। वो वुमन को वही द क्रिएचर वाली आइडेंटिटी ही देती हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर द बिगनिंग्स ऑफ इंग्लिश में जो वुमेन्स राइटिंग वाला जो पार्ट है उस पर। तो अगला वीडियो जो है वो उसमें हम फैंटेसी राइटिंग वाला जो पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।